भारत के अंदर जिस तरह से पीएफआई अपना जाल फैला रहा था और उसके मंसूबे थे कि 2047 तक वो इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दे, लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। ये चीजें जब सामने आई, गुप्तचर एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी और जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों सामने आई हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो कन्हैया लाल की राजस्थान के अंदर हत्या हो, क्या है वो नुपुर शर्मा के नाम पर देश के अंदर कई हत्याएं हो, और हिजाब विवाद में कर्नाटक का आंदोलन हो, जिस तरह की चीजें सामने आई थी उसको देखते हुए केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट पर थी। और आपको याद होगा कि ये सब चल रहा था सीएए के विरोध के समय, जब दिल्ली में शाहीन बाग बनाए गए थे। लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या मोदी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि इन मुट्ठी भर लोगों को सड़कों से उठा नहीं सकती। लेकिन उस समय मोदी जी ने एक रणनीति के तहत एजेंसियों को इस काम में लगाया कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, उनका पता लगाया जाए और इनको ऐसा खुला छोड़ दिया जाए, इनको लगे कि मोदी जी तो डर गए। ऐसे ही आपको याद होगा जब कृषि बिल के विरोध में सड़कों को घेर कर किसान के नाम पर जो लोग बैठे थे, जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, जिन्होंने लाल किले पे उत्पात मचाया, उस समय भी इसी तरह की रणनीति का एक फैसला लिया गया कि लोगों को वॉच किया जाए कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं और इनके पीछे कौन लोग हैं। इन दोनों घटनाओं में आपको अब समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से पीएफआई के ऊपर ऑपरेशन ऑक्टोपस ये चलाया गया है और इसके तहत जो छापे हुए पूरे देश में एक तरह से इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया है। और एक के बाद एक अब गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, जिस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, अब ऐसा खतरनाक पीएफआई का प्लान था, ये खुलासा हुआ है। नहीं तो कौन समझ सकता था। चर्चाएं जरूर चलती थी, लेकिन लोग कहते थे गजवाए हिंद नाम की कोई चीज होती नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ये कुछ हिंदूवादी संगठन खामोखां ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, हमने देखा कि इस तरह की बातें करते थे। वो कहते थे बीजेपी वाले तो देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। एक नैरेटिव चलाने वालों ने ऐसा नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि इस देश का तो मुसलमान डरा हुआ है, बीजेपी वाले तो मुसलमानों के ऊपर ही केस दर्ज करते हैं, जरा सी घटना हो जाए उसको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, फर्जी केस लगा देते हैं। हमने देखा कि जो हमारे एआईएमआईएम के जो ओवैसी जी हैं, अब वो पैसे से वकील भी हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरह का वो जहर उगलते थे और वो इन चीज़ों को डिनाय करते थे, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो एक कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। और अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, बाकायदा वो कोर्ट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि देखिए ये पीएफआई का खतरनाक प्लान, देश में आग लगाने का प्लान, देश को बांटने का प्लान, किस तरह की योजना बना रहे थे। और जब ये योजना का खुलासा हो रहा है तो जगह जगह छापेमारी हो रही है, तो पता चल रहा है कि ज़कात के नाम पर लगभग 1.5 करोड़ रुपया अभी तो ये अकाउंट में आया पैसा है, जो कैश इकट्ठा हुआ और पीएफआई के पास गया। इसके अलावा किस तरह से कितना पैसा कैश में आया होगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं करी जा सकती। इसको आसानी से पता भी नहीं लगाया जा सकता कि जो ज़कात के नाम पे पूरा कैश कलेक्शन हुआ, आखिरकार कितना हुआ और वो कहाँ गया, क्योंकि कैश में था। कहाँ कहाँ बटा होगा, कौन पता लगा सकता है। इसी जानकारी को जुटाने के लिए एजेंसियां लगी हुई हैं और इसीलिए लगातार, अभी भी लगातार छापेमारी हो रही है। अब इसी बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए। एक लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है अब्दुल माजिद की, यूपी एसटीएफ ने पकड़ा है उनको, और उससे पता चला है कि वो लखनऊ में रहकर के धर्मांतरण का काम कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जो मुस्लिम युवक हैं उनको बाकायदा ये कहा जा रहा था कि आप नकली आईडी से, यानी हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करो, फिर उनसे निकटता बढ़ाओ और फिर उनको ब्लैकमेल करो और शादी करने के लिए उनको फोर्स करो। विवाह हो जाए तब उनका धर्म परिवर्तन करो, और अगर वो जिद करे मार के कहीं भी डाल दो। और ऐसा कोई युवक यदि करेगा तो अब देखिए, जिम जाएंगे, मोटरसाइकिल चाहिए, लड़की को बहलाने फुसलाने के लिए जेब में पैसा चाहिए, ये सारी फंडिंग ये लोग करते थे। ऐसा खुलासा हुआ है, खुद इन लोगों ने कबूला है।
इस चीज के पीछे जब खुलासा हुआ है तो बहराइच में, आपको बता दें बहराइच से खुलासा हुआ है, और बहराइच में कैसरगंज जो सीट है वहां विधानसभा की, उससे एसडीपीआई से चुनाव लड़ चुके अहमद बेग जो हैं वो अब गिरफ्त में आए हैं। तो उन्होंने भी इसी तरह का खुलासा किया है कि बाकायदा राजनीतिक दल बनाया गया और वो तो विधानसभा का चुनाव लड़े बहराइच से, नेताजी हो गए, और नेताजी बनकर उन्होंने खुली छुट्टी रेट तय कर रखे थे कि हिंदू लड़की को कोई बहला फुसला कर यदि धर्मांतरण करता है तो उसको इतने लाख रुपए मिलेंगे, रहने के लिए घर भी दिलाया जाएगा। वो अपना घर छोड़ दे लड़का, क्योंकि पुलिस चक्कर काटेगी, तो घर से भाग जाओ, आपके रहने का, नौकरी का, खाने पीने का सब अरेंजमेंट ये करेंगे एसडीपीआई के नेता। क्यों क्यों धर्मांतरण कराना, क्यों हिंदू ही लड़की से विवाह करना, टारगेट करना? इसके पीछे जो रणनीति थी वो आज खुलासा हो रहा है। जो लव जिहाद शब्द सामने था उसका आज खुलासा हो रहा है, क्योंकि इनका मकसद था कि जितनी हिंदू लड़कियों को इस तरह से धर्मांतरित करके हिंदू से मुसलमान बनाया जाएगा, मुस्लिम की संख्या बढ़ेगी, फिर इनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी मुस्लिम होंगे, और दूसरी तरफ हत्याएं कर दो कुछ भी बोल के, और तीसरी तरफ यह किया जाए कि गरीबों को टारगेट किया जा रहा था। जो ये बहराइच से पकड़े गए हैं अहमद बेग नदवी, इन्होंने ये खुलासा किया है कि हमको पीएफआई के जो ऊपर अधिकारी हैं उन लोगों ने ये कहा था कि आपको हम पूरा मोटा पैसा देंगे, और आपको करना क्या है, तो गांव के एरिया में जो गरीब हैं उनकी लड़कियों को टारगेट करना है। तो लड़कों को इस बात के लिए पैसा दिया जाता था, भाई गरीब लड़की है उसको बहलाओ फुसलाओ, और खास तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उनकी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। और इस तरह की घटनाएं आपने देश में सुनी भी हैं कि जितनी घटनाएं देश में हो रही हैं उनमें टोटल 90% यदि आप देखेंगे तो दलित बेटियों के साथ ये काम हो रहा है। अगर वो नहीं मानी, इनके कहने में धर्मांतरित नहीं हुई, तो उसको कत्ल कर दिया जा रहा है। भीम मीम का नारा देने वाले आप देखें कि इस तरह की सारी घटनाओं में मौन है। तो एक सवाल उठता है, तो ये जो चंद्रशेखर उर्फ रावण आज तक भीम मीम के नारे देते थे, आखिरकार क्या ये भी इस गुट से मिले हुए थे? क्या इसमें पीएफआई का कोई एंगल जुड़ता है? कुछ लोगों का कहना है कि ये जो चंद्रशेखर उर्फ रावण है, इसने जो अपनी पार्टी बनाने की घोषणा की थी और जिस तरह से हिंदुओं के बीच नफरत फैलाने का काम ये कर रहे थे, कहीं ना कहीं भीम मीम का जो नारा दिया था, इनकी भी प्लानिंग थी कि दलित जो है मुसलमानों के साथ आ जाएं और फिर इस निकटता का मुस्लिमों को फायदा मिले, और ये इस तरह के मामले में बोलेंगे नहीं। जहां कोई मुस्लिम युवक दलित युवकी के साथ कोई उल्टे सीधे काम करता है, धर्मांतरित करता है, जबरदस्ती निकाह कर लेता है, विवाह कर लेता है, उसमें ये मौन हो जाएंगे। हाँ, अगर दलित लड़की है और लड़का भी हिंदू है तब ये जरूर बोलेंगे, पूरा मीडिया लेकर के आएंगे। तो ये पीएफआई की चाल का एक हिस्सा तो नहीं है। इस एंगल की भी जांच अब एजेंसियां करने में जुटी हुई हैं कि चंद्रशेखर उर्फ रावण कहीं इसी एजेंडे को लेकर तो किसी के इशारे पर या पैसे के लालच पर तो ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ज्यादातर मामलों में संदिग्धता यह है कि चंद्रशेखर रावण वो चुप हो जाता है। और अब पीएफआई का जो एक रूप और सामने आया है मध्य प्रदेश इंदौर से, वहां पता लगा है खारगोन में जो दंगा हुआ था उसके पीछे भी पीएफआई था, और वो सरकार की पुलिस की रिपोर्ट है, वहां एसडीपीआई की राजनीतिक विंग जो है वो बाकायदा उसका जाल फैला हुआ है, नेटवर्क फैला हुआ है, और हजारों लोगों को पार्टी से जोड़ा हुआ है। तो वहां भी 50 के करीब गिरफ्तारी हुई है। रामनवमी के दिन जो हमला हुआ था वो वहीं से हुआ था। और अब एक और चीज सामने आ रही है पीएफआई की कि जिस तरह से हिजाब विवाद कर्नाटक में पैदा हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट तक वो केस पहुंचा है, इसी तरह अब केरल में भी हिजाब को लेकर कुछ स्कूलों में विरोध प्रदर्शन किया गया है। यानी एक तरह से कहा जाए पीएफआई की प्लानिंग थी कि वो मुस्लिम लड़कियों के सहारे से इस तरह का आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे, माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके, और जो मुस्लिम देश हैं वहां ये एक मैसेज दिया जाए कि भारत में मुसलमान जो है वो अपनी बातें पूरी नहीं करवा पा रहे हैं। हिजाब विवाद को पूरा इंटरनेशनल लेवल पर
ये ले जाने का एक प्लान का खुलासा हुआ है। और इसी तरह केरल में कोझिकोड में आपको बता दें कुछ संगठनों के नाम सामने आए हैं जो पीएफआई की तर्ज पर ही पीएफआई के सपोर्ट से काम कर रहे हैं। वो है मुस्लिम यूथ लीग MYL, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन MSF, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO। और ये जो संगठन है आप देखेंगे कि आप पीएफआई पहचानते हैं लेकिन बाकी जो नाम ले रहे हैं काम वही कर रहे हैं। और इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया है। बहरहाल अब एजेंसियों के पास इनकी पूरी कुंडली आ चुकी है और छोड़ा कोई नहीं जाएगा। हालांकि जो NIA के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जब ये छापेमारी हुई है उसी के अगले दिन पीएफआई के ज़्यादातर लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उनको तलाशने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अमित शाह केंद्र में है, मोदी जी देश के PM है और ये एक भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। वंदे मातरम।